गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मेंटल डिसऑर्डर हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हम 3 डिसऑर्डर को कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी डिस्कस द थैलेसीमिया। ठीक है, तो थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है ये ऑटोसोम लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो थैलेसीमिया होता है 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, 2 टाइप का होता है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया होता है इसके अंदर क्या होता है, अल्फा ग्लोबुलिन चेन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा ग्लोबिन चेन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो अफेक्टेड हो जाता है। जो हमारा अल्फा थैलेसीमिया है उसके अंदर जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन बनेगी उसका प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाता है। उसका मतलब प्रोडक्शन जैसे उसकी जितनी क्वांटिटी बननी चाहिए ना वो क्वांटिटी अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ये इस प्रोडक्शन का यानी अल्फा ग्लोबुलिन चेन के प्रोडक्शन का अफेक्टेड होता है 2 जीन से। ठीक है, 2 जीन होती है जो इसको अफेक्टेड करती है, HBA1 एंड HBA2। ये 2 जीन है जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम्स नंबर 16 पर प्रेजेंट होती है। ये 2 जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होती है। और ये जीन HBA1 एंड HBA2 ये जो जीन है ये जीन कंट्रोल करती है अल्फा ग्लोबुलिन चेन के प्रोडक्शन के बनने को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। तो होता क्या है कि जब भी म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन होता है या डिलीशन होता है तो ये जो जीन होती है ना, म्यूटेशन या डिलीशन में ये जो जीन होती है ये क्या होती है, हट जाती है। या ये मान लीजिए कि मतलब ये जो जीन होती है अफेक्टेड हो जाती है। जब ये जीन अफेक्टेड हो जाएगी तो ये जीन अफेक्टेड होगी तो इसका जो वर्क होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। ये जैसे ही अफेक्टेड हुई तो इसका काम था कि अल्फा ग्लोबुलिन जो चेन है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर प्रोडक्शन करवाना। तो अल्फा ग्लोबुलिन चेन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, इसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्फा थैलेसीमिया भी मतलब प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो क्या होता है थैलेसीमिया के अंदर, थैलेसीमिया क्या है, एक तरीके से ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ये। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ये। ठीक है, मतलब जैसे अभी इसका अल्फा ग्लोबुलिन जो चेन है इसका प्रोडक्शन कम होगा, इसका प्रोडक्शन कम होगा तो जो हमको रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी भी वैसी नहीं होगी और उनकी क्वांटिटी भी उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो इनसे मतलब ये जो हमारी जो ग्लोबुलिन प्रोटीन बनी तो इनके द्वारा जो फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा था वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और देखो बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, ग्लोबुलिन चेन होती है लेकिन यहाँ पे ग्लोबिन लिखा हुआ है, ग्लोबुलिन चेन होती है। ठीक है, वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, अब ये अफेक्टेड हो रही है चेन तो इस चेन को भी अफेक्टेड कोई जीन ही करा होगा तो इस जीन को HBB नामक जो जीन है, ये जीन सिंगल भी हो सकती है और पेयर में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो जीन होती है ये प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर। ठीक है, तो जब भी म्यूटेशन होता है, डिलीशन होता है तो ये जो HBB जो जीन है ये अफेक्टेड हो जाती है। ये अफेक्टेड हो जाती है तो इसका वर्क भी अफेक्टेड हो जाता है। इसका वर्क अफेक्टेड हो जाता है तो इससे जो ये बीटा थैलेसीमिया बन रहा है इसका वर्क भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था थैलेसीमिया जो कि एक ऑटोसोम लिंक रेसेसिव डिजीज है ये। ठीक है, इसीलिए जो 1 से लेके 22 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से ही कोई क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। ठीक है, तभी हम उसको ऑटोसोम लिंक कहेंगे। ठीक है, तो ये था थैलेसीमिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला डिसऑर्डर है हमारा फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया। ठीक है, फेनिलकीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, ये जो डिसऑर्डर है एक तरीके से ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से जो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फेनिलकीटोन्यूरिया डिसऑर्डर बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, उसका नाम है फेनिल एलेनिन
हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ये फेनिल एलेनिन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर ये प्रोसेस होती है। फेनिल एलेनिन नामक जो एमिनो एसिड होता है, ये एमिनो एसिड चेंज हो जाता है टायरोसिन में। किसकी मदद से, फेनिल एलेनिन हाइड्रोलीज एंजाइम है ये, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये। इस एंजाइम की हेल्प से फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और ये प्रोसेस होती है हमारे लीवर के अंदर। तो जब भी जिस भी व्यक्ति को ये जो फेनिल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर होता है तो उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर ये जो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, मतलब ये नहीं बनता, तो या बनता है तो ये मतलब इसका वर्क प्रॉपर नहीं करता। तो क्या हो जाता है इसकी वजह से, अब ये एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर फेनिल एलेनिन क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में अब बन ही नहीं रहा आगे वाला जो प्रोडक्ट, तो ये इकट्ठा हो रहा हमारी बॉडी में, बहुत सारा इकट्ठा हो गया, और ये आगे चल के मतलब बहुत सारी मात्रा में जब ये इकट्ठा हो जाता है बॉडी में तो ये चेंज हो जाता है फेनिल पायरुविक एसिड में ये चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसकी बहुत सारी मात्रा जब इकट्ठी हो जाती है बॉडी में, जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये चेंज हो जाता है फेनिल पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस ये फेनिल पायरुविक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। हमारा ब्रेन अफेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो फेनिल कीटोन्यूरिया एक ऐसा मतलब डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाती है तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और वो इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर और फेनिल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये फेनिल पायरुविक एसिड ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। इसके रिजल्ट में मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये था फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो ये हमारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे ये कंप्लीट हुए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सिंबल्स को अच्छे से देख लें एक बार। देखो, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, जब भी मतलब बहुत सारी जनरेशन में, ठीक है, सेवरल जनरेशन उनको बोलते हैं, मतलब 2-4 जो पीढ़ियों की हिस्ट्री पता की जाती है ना, 2-4 पीढ़ियों से मतलब जैसे हमारे दादाजी, फिर उनके पिताजी, ठीक है, तो हमारे परदादा हुए, वो हमारे परदादा, फिर हमारे पिताजी, फिर पिताजी के बेटे, फिर बेटे के बेटे, है ना। मान लीजिए उनके बेटों में या उनकी बेटियों में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर आ गया, है ना, तो उनके मम्मी पापा तो उस डिजीज से अफेक्टेड थे नहीं, तो ये डिजीज कहाँ गई, हाँ कैसे आ गई, तो इस बात का पता लगा जाता है पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस वो मेथड है जिसके अंदर हम जेनेटिक ट्रेड इनहेरिटेंस के कारण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस में एक फैमिली ट्री बन जाती है ना। एक फैमिली ट्री हम नहीं बनाते, दादाजी के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या एक फ्लो चार्ट बनता है, उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री निकालते हैं। हिस्ट्री किसकी निकालते हैं, जेनेटिक ट्रेड की। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज में आते हैं, तो सिंबल्स को देख लो। अगर ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल बना हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। ऐसा सर्किल बना हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, मैंने थोड़ा बड़ा ज़्यादा बनाता इस तरह का, ठीक है, छोटा होता है, तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद अगर ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये मेल को रिप्रेजेंट करा है, सर्किल फीमेल को रिप्रेजेंट करा। लेकिन अगर ये इस तरीके से लाइन है या पूरी तरीके से ये शेडेड है, ठीक है, तो ये शेडेड है, मेल है ये, लेकिन ये कैसा मेल है, ये अब ये मेल हो गया अफेक्टेड मेल है ये। ठीक है, इसी तरीके से सर्किल भी मतलब ऐसे शेडेड है, लाइनिंग वगैरह कुछ भी है, तो ये फीमेल है। पहले ये नॉर्मल फीमेल थी, लेकिन अब ये फीमेल कैसे होगी, अफेक्टेड होगी ये फीमेल। ठीक है, किसी डिजीज से अफेक्टेड है ये फीमेल। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल आएंगे पेडिग्री चार्ट के अंदर। और अगर इस तरह का
इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है। तो देखो ये जो रेक्टेंगल था मेल, ये जो सर्किल बना हुआ था फीमेल, लेकिन इस तरह का, तो इस तरह के सिंबल का मतलब है कि मतलब इसका हम सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, अनडिफाइंड है ये सेक्स, है ना, हम मतलब ना ये मेल है ना ये फीमेल है, मतलब अनडिफाइंड है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगर ये रेक्टेंगल और सर्किल के बीच में इस तरह की लाइन बनी हुई है तो ये मैटिंग को शो करती है, मैटिंग या क्रॉस को, ठीक है। मैटिंग या क्रॉस से मतलब है कि इस मेल की इस फीमेल के साथ मैरिज हो गई है ना, क्रॉस से मतलब मैरिज या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये सिंगल लाइन की जगह अगर डबल लाइन है, सिंगल लाइन की जगह, दोबारा से बना देती हूँ, सिंगल लाइन की जगह अगर डबल लाइन है तो ये मैटिंग तो हो रही है, लेकिन ये मैटिंग बहन भाई के बीच में हो रही है, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर के बीच में हो रही है, रियल ब्रदर और सिस्टर के बीच में ये मैटिंग हो रही है, जो कि मुस्लिम परिवार में ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी फैमिली में ऐसा होता है ना कि जैसे कज़न है ना, तो कज़न के आपस में मैरिज वगैरह हो जाती है ना, तो उस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तो इस तरह की मीटिंग को कहा जाता है कॉन्सेंजीनियस मीटिंग, ठीक है। इसके बाद आप देखो बस ये हैं जो अधिकतर अपने आएंगे। इसके बाद इस तरह का चार्ट बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह की एक छोटी सी पेडिग्री बनी हुई है, ठीक है, पेडिग्री चार्ट बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली रो है, ये सेकंड वाली है, तो इसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इस तरीके से, अगर नहीं है तो उसको पहले तो क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या, नहीं लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलो जो फर्स्ट वाली जो रो है ये पेरेंट की है, फिर ये सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन इसके बाद भी हो सकती है, मतलब इसके बाद भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो समझने के लिए तो ये मेल है, ये फीमेल है, इनकी आपस में मैटिंग होगी और ये इनकी प्रोजेनी है, ठीक है। ये सेकंड इनकी क्या है, प्रोजेनी है। तो जब ये प्रोजेनी, तो आगे हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नंबर 1, ये फर्स्ट चाइल्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये फीमेल और ये मेल। तो देखो यहाँ एक भी अफेक्टेड नहीं है, कहीं पे भी शेडेड नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फादर, ये भी नॉर्मल, फीमेल भी नॉर्मल, इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई डिजीज नहीं, इनकी जो प्रोजेनी आई वो भी नॉर्मल ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे शेडेड इस तरह से होता तो इसका मतलब क्या है कि भाई पापा मम्मी तो दोनों सही हैं, पापा मम्मी दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इनकी जो ये चाइल्ड आई, इनकी जो ये बेबी आई, ये कहाँ से इसमें ये डिजीज़ आ गई, तो इस डिजीज़ का पता कैसे लगाएंगे हम, पेडिग्री चार्ट की हेल्प से हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंबल हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ एक और सिंबल है, जैसे ये रेक्टेंगल और ये सर्किल को अगर इस तरीके से काटा हुआ हो, मतलब है ना, तो इसका मतलब है इसकी क्या होगी, डेथ होगी, इसकी क्या होगी, डेथ होगी। और सर्किल के बीच में इस तरह से डॉट बना हुआ है, तो ये फीमेल है, लेकिन ये फीमेल क्या है, कैरियर है, हमने पढ़ा था ना, कैरियर वाहक है, मतलब ये वो फीमेल है जिसके द्वारा इस जनरेशन से आने वाली जनरेशन के अंदर जो डिजीज़ है वो डिजीज़ इसी के द्वारा आगे, मतलब ये कैरियर का रोल निभाएगी, ठीक है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर पर बेस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पता है 2 तरह के हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। ऑटोसोमल से मतलब है 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें से भी देखो हमको अब दो बातें हमको फाइंड आउट करनी है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम बेस्ड ये डिजीज़ है, लेकिन क्या ये डिजीज़ डोमिनेंट है या ये डिजीज़ रेसेसिव है, ये हमको पता लगाना है। इसी तरीके से सेक्स लिंक यानी एक्स एंड वाई 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई ये क्या है, एक है डोमिनेंट, एक है रेसेसिव, एक है डोमिनेंट, एक है रेसेसिव, ठीक है। तो अब देखो ये जो वैसे अधिकतर जो डिजीज़ होगी वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही होगी, है ना। तो इस तरीके से मेंडेलियन डिसऑर्डर में या हमको पेडिग्री चार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, हमको 2 बातें पता करनी है, क्या ये जो डिजीज़ है ऑटोसोमल डिजीज़ है या सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। अगर ये पता लग गया कि भाई ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, तो फिर क्या पता करना है, क्या ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, क्या ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। इसी तरीके से सेक्स लिंक डिसऑर्डर का आपको पता लग गया, तो आप फिर क्या पता लगाएंगे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव का आप पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पेडिग्री स्टार्ट करने से पहले। इसके साथ साथ देखो कुछ सिंबल और भी बने हुए हैं, तो फटाफट से देख लें। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ठीक है। तो देखो ये जो कैपिटल ए यानी स्मॉल है, कैपिटल ए तो डोमिनेंट होगा, स्मॉल ए रेसेसिव होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये रेसेसिव होगा, क्लियर है। क्योंकि
कैपिटल लेटर में अगर वो वर्ड लिखा हुआ है तो वो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलील को, ठीक है, एलील या जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो डोमिनेंट है, क्योंकि डोमिनेंट को कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिसिव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा कैपिटल ए, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा क्या अफेक्टेड होगा कि नॉर्मल होगा? मैंने बोला फर्स्ट जो हमको देखनी है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज देखनी है। क्या पता लगाना है हमको? 4 बातें पता लगानी है हमको, ऑटोसोमल और रेसेसिव पता, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक पता करना है, और इन दोनों में से एक का पता लग गया तो फिर डोमिनेंट और रेसेसिव का हम पता लगाएंगे। तो ए कोई पर्सन है और यहाँ हम देख रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज देख रहे हैं, तो ये पर्सन कैसा होगा? ये पर्सन होगा अफेक्टेड। कैसा होगा ये पर्सन? अफेक्टेड ही होगा ये, ठीक है। अगर ये और ये वाला कॉम्बिनेशन है तो भाई जो ये स्मॉल है ये तो रेसेसिव है, ये रेसेसिव है तो ये तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, इसके साथ ये है तो ये ही अपने आप को शो ऑफ करेगा। तो ये ऑटोसोम्स है और डोमिनेंट है, तो ये पर्सन अफेक्टेड होगा। क्या होगा ना, ये अफेक्टेड होगा क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये पर्सन अफेक्टेड होगा, ठीक है। इसी तरीके स्मॉल है, ये होगा क्या? नहीं, ये पर्सन नॉर्मल होगा, ठीक है। और जब देखो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ठीक है, तो वही कैपिटल है और स्मॉल है। कैपिटल है डोमिनेंट को, ये रेसेसिव को। तो अब देखो यहाँ पे कैपिटल है, तो ये क्या नॉर्मल होगा क्या? अभी ये तो ऑटोसोमल तो है लेकिन ये रेसेसिव, तो ये रेसेसिव है क्या? नहीं है, तो ये पर्सन कैसा हुआ? नॉर्मल। ये वाला कॉम्बिनेशन है तो बताओ नॉर्मल होगा? नॉर्मल ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डोमिनेंट लिखा हुआ होता और ये कॉम्बिनेशन बना होता तो यहाँ पे क्या होती? डिजीज होती, अफेक्टेड ये पर्सन होता, ठीक है। इसके बाद स्मॉल है, ठीक है, तो ये पर्सन नॉर्मल होगा कि डिजीज होगी? ये पर्सन, अब हम तो देख ही रेसेसिव को रहे हैं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? अफेक्टेड पर्सन को, ठीक है, क्योंकि रेसेसिव जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर वाई लिंक, वैसे तो इस वाई लिंक से बहुत कम डिजीज होगी, मतलब बहुत कम चांसेस है इसके आने के, लेकिन फिर भी देखो जो वाई क्रोमोसोम होता है ये किस में होता है? फादर के अंदर होता है। अब ये क्रोमोसोम किसके अंदर जाएगा? सन के अंदर जाएगा ना, सन के अंदर जाएगा, तो फादर को कोई डिजीज़ है, तो और वो डिजीज़ कौन सी है? सेक्स लिंक बेस्ड है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही उसके जीन प्रेजेंट है, जो कि अगली प्रोजेनी में जाकर क्या करेंगे? डिजीज़ को डेवलप करेंगे। तो फादर से ही तो सन के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो फादर के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सन के अंदर चली जाएगी, यानी कि 100% फादर 100% अफेक्टेड है तो सन भी 100% अफेक्टेड होंगे, यानी कि जितने भी सन होंगे सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक्स रेसेसिव डिजीज, ठीक है। इसमें क्या है? ये एक्स क्रोमोसोम, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल से भाई मतलब है कैपिटल ए से मतलब डोमिनेंट, और ये रेसेसिव, ठीक है। तो देखो हम सेक्स लिंक बेस्ड रेसेसिव डिजीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स ए कैपिटल है ये, तो ये पर्सन नॉर्मल होगा क्या कि डिजीज होगी? ये पर्सन नॉर्मल होगा। ये पर्सन नॉर्मल होगा क्या? नहीं, ये पर्सन इसके अंदर डिजीज होगी, ये अफेक्टेड होगा, क्योंकि हम तो देख ही उसको रहे हैं जो रेसेसिव हो, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, तो ये रेसेसिव है, ठीक है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो क्या ये पर्सन नॉर्मल है? हाँ, ये पर्सन नॉर्मल है, क्योंकि हम रेसेसिव को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हम क्या बताएंगे? ये पर्सन नॉर्मल है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। और हमें बताना क्या है? एक्स रेसेसिव डिसऑर्डर हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे रेसेसिव है ना, है। बाहर से अगर इस व्यक्ति को हम देखेंगे, यानी इस फीमेल को हम देखेंगे बाहर से, तो नॉर्मली नजर आएगी, लेकिन इसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है जिससे क्या होगी? डिजीज आगे इनकी प्रोजेनी में चली जाएगी। तो ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी? कैरियर होगी। ये जो फीमेल होगी कैरियर होगी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। और एक्स ए ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो 100% डिजीज़ होगी इस फीमेल के अंदर। क्या होगी? डिजीज़ होगी इस फीमेल के अंदर। तो इस तरीके से ये सिंबल्स आएंगे हमारे पेडिग्री चार्ट के अंदर, तो ये सारे सिंबल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके बाद हम पेडिग्री चार्ट को देखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और रहेगी, देखो ये तो बताया मैंने रेसेसिव है ना, एक्स रेसेसिव डिसऑर्डर, इसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर या डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये
और ये एंड ये। देखिए इस तरह की कॉम्बिनेशन है। तो बताओ ये वाला पर्सन मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा कि डिजीज़ होगी? नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख ही रहे डोमिनेंट को रहे हैं ना, तो ये डिजीज़ होगी इसके अंदर ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके अंदर डिजीज़ होगी, इसके अंदर डिजीज़ होगी, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट जो होता है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर इस फीमेल के अंदर डिजीज़ होगी और इसके अंदर ये नॉर्मल होगा, है ना। तो इस तरीके से ये पेडिग्री के अंदर इस तरह के सिम्बल्स आएंगे, या इन सिम्बल्स की हेल्प से हम पेडिग्री को सॉल्व करेंगे, उसके जीनोटाइप को निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके हम पेडिग्री चार्ट को करके देखेंगे, ठीक है।